पंडित हरिओम शर्मा जी, अंकित तोमर जी, पंकज चौधरी जी, सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। श्री दुर्गेश शर्मा जी, श्री धर्मराज शर्मा जी, लोकेश शर्मा जी, नारायण जी, सभी साथियों को, सबको मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। दीपक शर्मा जी, ज्ञानेंद्र जी, ठाकुर योगेश जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। योगेंद्र जी, सुरेंद्र शर्मा जी, श्री सुशांत मुदगल जी, आकाश जी, दीपक शर्मा जी, सभी को नमस्कार। श्री राहुल गांधी जी, श्री निशांत जी, श्री ठाकुर अरविंद राघव जी, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। सुधीर राघव जी, श्री अतुल पंडित जी, श्री मनोज चौधरी जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत। आज के इस लाइव कार्यक्रम में मेरा सभी को प्रणाम कहता हूँ, सभी को नमस्कार। संजय चौधरी पहाड़पुर जी, आदरणीय महामंत्री जी, आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपको बधाई, आपका स्वागत। श्री संजय कटारिया जी, श्री विजय प्रधान जी, सभी का स्वागत। कौशल कुमार गुप्ता जी, राम प्रकाश शर्मा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री अनुज शर्मा जी, सभी का स्वागत करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री अजीत सिंह जी, श्री रामकिशन जी जुड़ गए हैं, हमारे आईटी के हमारे जिला संयोजक, स्वागत करता हूं आपका। रामकिशन जी आप जुड़े हैं। रोहित शर्मा जी, स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ पहले सारे हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उन सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार करता हूं। दक्ष जी, सनी तिवारी जी, हिमांशु जी, आदरणीय हिमांशु बंसल जी जुड़े हैं, स्वागत आपका, आपका बहुत बहुत आपका आभार। श्री यशु जी, श्री विकल्प शर्मा जी, सभी का स्वागत, सभी का आभार, सभी को धन्यवाद। लवलेश राघव जी, रिंकू जी, योगेश वशिष्ठ जी, सभी का स्वागत करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। निशांत वशिष्ठ जी, बहुत बहुत आपका आभार, आपने समय निकाला है। आदर्श चौहान जी, आपने समय निकाला है, आपने अपना समय दिया है। आचार्य तरुण कौशिक जी, आदर्श चौहान जी, मयंक सिंघल जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, सभी का नमस्कार करता हूं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों को, सभी साथियों को बहुत लंबे समय के बाद आज आपसे वार्ता करने का, आपसे संवाद करने का अवसर मुझे मिला है। ठाकुर कपिल जादौन जी, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आपको धन्यवाद। बहुत सारे साथी अभी जुड़े हैं आज मेरे साथ, कुछ को मैंने नाम से संबोधित किया है, लेकिन इससे पूर्व में भी हमारे बहुत सारे साथी आज जुड़े हैं। बहुत लंबे अवसर के बाद, बहुत लंबे समय के बाद ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ आपसे बात करने का। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 14 एक ऐसा प्रकृति का एक तांडव हमें देखने को मिल रहा है, जिसको शब्दों में कह पाना, शब्दों में बांध पाना, जिसकी क्रूरता का वर्णन करना संभव नहीं है। जैसे एक मौत की
बयार चल रही हो, मैंने अपने जीवन काल में, और बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिनसे हम लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं, मेरा मानना ये है कि जब तक हमें होश है, जब तक का जिस कालखंड का हमें होश है, ऐसा प्रकृति का क्रूर रूप, इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी विपदा, इतना बड़ा एक विनाश लीला मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखी होगी। दोस्तों, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक प्रकृति का मानव के प्रति गुस्सा है। जितना हम लोगों ने नेचर के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, जितना हमने प्रकृति के जो सामान्य नियम हैं, जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं, उनमें बदलाव करके, उनके साथ छेड़छाड़ करके अपनी सुविधानुरूप हमने एक व्यवस्थाएं बनाने का जो काम किया है, शायद उसी का एक छोटा सा एक गुस्सा नेचर का हमें दिखाई देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, भोले शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके गांव के निवासी, आपके शहर के निवासी, ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, सभी को इस विपदा से बाहर सुरक्षित निकाले। आप सभी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो निश्चित रूप से ये देश सुरक्षित होगा, ये समाज सुरक्षित होगा। मैं प्रभु से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सुबह जब भी मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर की पूजा करता हूँ, भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का जब मैं चरण करता हूँ, तो मैं अपने सभी साथियों के लिए, मित्र के लिए, मैं भगवान से एक सुरक्षा कवच की मांग करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इस आपदा में, इस पेंडेमिक में जितनी बड़ी भूमिका स्वास्थ्य के ढांचे की है, एक चिकित्सक की है, अस्पताल की है, वेंटिलेटर की है, आईसीयू बेड की है, ऑक्सीजन की है, इन सबसे ज़्यादा आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारी अपनी हैं, क्योंकि कोई चिकित्सक हमारी चिकित्सा नहीं कर सकता, कोई चिकित्सक हमारी मदद नहीं कर सकता, जबकि हम स्वयं, हमारी इच्छा शक्ति बीमारी से लड़ने की नहीं होगी, बीमारी हमारे पास नहीं आए, ऐसी हमारी अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कोई भी हमारी मदद करने में सफल नहीं हो सकेगा। मेरी करबद्ध विनती आप सबसे और आपके माध्यम से आपसे मेरी अपील है कि आप भी अपने सर्कल में, अपने दायरे में, अपने साथियों को ये बात निश्चित रूप से रखें कि मिनिमम बहुत छोटी छोटी सावधानियां जिनको हम अपना सकते हैं, जिनको हम आत्मसात कर सकते हैं, तो उनके कारण हमारा अस्पताल में जाना, हमारा दवा लेना, हमारे रिश्तेदारों को, उनको आप समझिए संकट में डाल देना, इससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, मैं भी उन्हीं की बात से अपने आप को शपथ करते हुए आपको बताता हूं, आप मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलें, और मास्क भी आप डबल लगाएं। ये पहले एक मास्क आप लगाएं 3 पट्टी वाला, उसके बाद N95 लगाएं और उसको कायदे से अपनी नोज़ और नाक के साथ उसको चिपका कर रखें ताकि ये वायरस अंदर तक पेनिट्रेट ना कर पाए। ये आपको 80% सुरक्षा कवच
आपको देने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर में इस वायरस के घुसने के लिए नाक और मुंह, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अगर हम इसको रोक करके रख सकते हैं तो ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, अपनी जेब में सैनिटाइज़र डाल करके चलें। हमेशा अपना जितना भी हमारा खाली शरीर है, हाथ हैं, उस पर हम उसको प्रॉपर सैनिटाइज़ करें। घर में अपने हाथों को धोएं, साबुन से अपने हाथों को धोएं। अपने घर का बाहरी हिस्सा पूरा सैनिटाइज करके रखें। और जब घर के अंदर आप प्रवेश करें तो अपने कपड़े जब आप बाहर से जा रहे हैं उनको निकाल करके गर्म पानी में बाहर डालें, स्नान करें, तब अपने परिवार के साथ बैठें। ये छोटी छोटी अगर हम इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे हम अपने को अगर हम आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे, तो 90% ये श्योर है कि ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी 6 फुट की दूरी का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 6 फुट की दूरी रखें, उसमें भी अभी परिवर्तन आया, क्योंकि ये बारंबार ये वायरस अपना रूप बदल रहा है, नए स्ट्रेन में आ रहा है, नया अपना रूप धारण कर रहा है, नए अपने म्यूटेट अपने आप को कर रहा है। तो अभी ये एरोसोल, ये वायुमंडल में भी रहता है। आप किसी जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी सांस से जो वायरस अगर हवा में चला गया है तो 3 से 4 घंटे तक वो वहाँ जीवित रह सकता है। अगर आप वहाँ से आप गुजरेंगे, मास्क आपके नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप संक्रमित हो जाएंगे। दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग अपने आप को बहादुर बताते हुए कहते हैं कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, मास्क नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। ये व्यर्थ की बातें हैं। ये अदृश्य दुश्मन है, ये दिखाई नहीं देता, इसको मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो ऐसे दुश्मन से हम कैसे लड़ सकते हैं? और उससे लड़ना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही समाज में जो भ्रांतियां फैलाते हैं उनको बिठा करके उनको समझाएं कि आपकी जान इस देश के लिए, इस देश की सरकार के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर बीमार होंगे तो पूरा हमारा हमारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की जो हमारा ढांचा है वो उसके ऊपर वजन जाएगा, दवाई के ऊपर वजन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर वजन जाएगा। इसलिए आप सभी को ये एक मानवता के प्रति कार्य होगा, ये एक समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी अगर हम लोगों को बता सकते हैं कि आपकी जान हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है और आप इन नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से आप इस पैंडेमिक की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी, परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। और भारतवर्ष में जिस तरीके से ये चल रहा है और पूरे विश्व में इसको देखा जा रहा है वो भी थोड़ा ख़राब है, उससे भी छवि हमारे देश की खराब होती है। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो देश की भी हमारी छवि ठीक रहेगी। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी शासन, कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट जो इंतजाम करता है, अपने चिकित्सा के लिए इंतजाम करता है, अपने स्वास्थ्य, अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए इंतजाम करता है, तो उसकी एक सीमाएं हैं। जितने लोग बीमार होते हैं, अभी पीछे हम 4 वर्षों तक हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और इससे पहले हमारे प्रदेश में कोरोना आया, एक भी व्यक्ति, एक भी बीमार हमारा ऐसा नहीं निकला जिसको हमने ना दिया। हमने बेड्स बढ़ा दिए, हमने सब चीज़ें बढ़ा दी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मास्क कोई नहीं हुआ करता था, सैनिटाइज़र कुछ नहीं हुआ करता था, वेंटिलेटर्स नहीं थे। इतना ज़बरदस्त हम लोगों ने प्रोडक्शन किया कि कोरोना जिस स्पीड से बढ़ा उससे दूनी स्पीड से हमारी सारी चीज़ें जो इसमें आवश्यक हैं, दवा है, सिरिंज है, ऑक्सीजन है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ तक हुआ कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए। लेकिन इस बार जब सेकंड स्ट्रेन हमारे यहाँ आया, दोबारा जब हमारा कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना तीव्र बढ़ गया, इतना तेजी से बढ़ा कि कोई भी ढांचा भर भरा के गिरने की स्थिति में आ ही जाता है। हम कितना ही मजबूत मकान बना लें, उसकी छत पर जितनी आवश्यक है उससे 4 गुना 6 गुना जब लोग चढ़ जाएंगे तो वो टूट कर गिरेगा ही। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिवादन करना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का। उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी इस विश्व में है, उनकी अपनी जो TRP है, उसके कारण से पूरे विश्व के हर देश ने भारतवर्ष की मदद करने के लिए अपनी कमर कसी। हवाई जहाज़ों में लोड होकर के ऑक्सीजन यहाँ आई, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ आए,
जापान से ऑक्सीजन प्लांट आए, वहाँ के लोगों ने आकर के उसको तुरंत इंस्टॉल किया। और अगर हम बुलंदशहर की चर्चा करते हैं, पिछले 4 दिन में मैं सतत रूप से सारे जितने भी हमारे साथी जो बीमार पड़ते हैं उनसे जुड़ा हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मेरे पास जो एक भी सूचना आती है, पहले बड़ी समस्या थी, बेड्स नहीं थे, आईसीयूज नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं थी, ऑक्सीजन की बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस थी, लेकिन इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना बढ़िया प्रबंधन हुआ कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 6 दिन में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मुझसे, और मेरी छोड़ दीजिए, हमारे जनपद में बुलंदशहर में अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सिलेंडर रिफिलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आईसीयू बेड की रिक्वायरमेंट है, अभी वीवीआईटी में L2 हॉस्पिटल हम दोबारा बनाने जा रहे हैं, हमारे बेड्स भी खाली हैं जिनमें ऑक्सीजन हम जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो L1 है। और आज एक भी व्यक्ति जिसको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो बिना ट्रीटमेंट के नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरा भी अपना अनुभव है, जितने भी साथी मित्र पूरे जनपद से, और मैं कहता हूँ बाहर से भी, कुछ लोग हमारे दिल्ली में हमारे संक्रमित हुए, दिल्ली से मुझे पता पड़ी, दिल्ली में हम व्यवस्था नहीं करा सके, उनको एम्बुलेंस में भर के हम लोगों ने बुलंदशहर बुलवाया, उनको आईसीयू बेड मिले। और अभी जो है, जो हमारा डेथ का जो हमारा रेशो है, ईश्वर की कृपा से वो भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे साथी मित्र, हमारे परिवारजन इसके काम आए हैं। और लेकिन आज ऐसी स्थिति सुबह से रही है, जितने भी लोगों ने, जितने भी साथियों ने मुझे अप्रोच किया है, मुझे बताया गया है, मेरी सीडीओ से बात हुई, मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई, सीएमओ से लगातार मैं संपर्क में हूँ। आज हम थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति में, आज थोड़ा सुविधाजनक स्थिति में, आज जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं उनको मेडिकल एड हम दे पाने में सक्षम हुए। कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ये हमारे लिए थोड़ा सा सुख की बात है, सुख देने वाली बात है कि हमारा कोई व्यक्ति जो बीमार है उसको किसी भी दवाई की आवश्यकता है तो वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। एक मेरी और आपसे अपील है, देखिए, इसमें बीमारी में वेट करना, इसको बढ़ने देना, एक बार जब ये बढ़ जाती है, क्योंकि इलाज इसका नहीं है, तो आपके प्राण संकट में पड़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपको जुकाम होता है, खांसी होती है या बुखार होता है, आप टेस्ट ना कराएं। ये 100% 100% ये कोरोना है, और इसको कोरोना मान करके आप इसका इलाज प्रारंभ कराएं। अभी मैं आज फेसबुक पर, अपने पेज पर, अपने अकाउंट पर एक प्रिस्क्रिप्शन आपको मैं देने वाला हूँ। वो दवाओं का स्टैंडर्डाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन है, वो दवाएं आप खरीद करके रखें, जैसे ही बुखार हो आप वो दवाएं शुरू कर दें। मेरा दावा है आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप थोड़ा घर में आप सात्विक आहार खाएं, आप गेहूँ चना मिला करके आप भोजन करें, रोटी खाएं, चपाती खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं, तो कोरोना जो है इसको हम पहले ही रोक लेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्राण संकट में नहीं आने वाले हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये खाली खांसी जुकाम बन करके रह जाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा अब तक का जो अनुभव है, जिसने बिल्कुल शुरू में प्रारंभिक स्थिति में ही, प्राइमरी स्टेज में ही जिसने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, घर में आइसोलेट हो गया, उसको माइल्ड से ऊपर ये नहीं गया। एक मेरी करबद्ध विनती आपसे और है, आप वैक्सीनेशन कराएं। अभी 18 से ज़्यादा की आयु के जो बच्चे हैं जनपद बुलंदशहर में, उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। आप जाकर के एडिशनल पीएससी में, कहीं भी जाकर के अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जाकर के ज़रूर अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के बाद 80% लोगों को कोरोना नहीं होगा, जिसको होगा वो बड़ी माइल्ड स्थिति में रहेगा, वो बहुत ही प्रारंभिक उसकी स्थिति रहेगी। तो आप वैक्सीनेशन कराएं, ये मेरी आपसे आग्रह है। और अगर आप बीमार होते हैं, आपको बुखार आता है, खांसी आता है, जुकाम आता है, गले में खरेश होती है, आप बिल्कुल टेस्ट के चक्कर में ना पड़ें। आप ये मानें कि ये मेरे जो है वायरल इन्फेक्शन है, मेरे कोरोना है, वायरल न्यूमोनिया तक उसको नहीं जाने दें, और आप दवाएं शुरू कर दें। और वो प्रिस्क्रिप्शन मैं अपने पेज पर आपको देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, हालांकि बहुत जाने गई हैं, बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने है, बहुत बड़ा संकट समाज के सामने है, सरकार के सामने भी बहुत बड़ा संकट है। मैं पहली बार जब लॉकडाउन लगाया, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने किया
उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस राष्ट्र का सहयोग किया, इस देश का उन्होंने सहयोग किया, इसकी चिकित्सा व्यवस्था का सहयोग किया। डॉक्टर 5 साल में डॉक्टर पैदा होता है, और अब से पहले तो हमारे पास मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज, मध्यांचल ये जो अपना हाईवे इसके साथ साथ बनाए, बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन इनका परिणाम आने में समय लगेगा। जब यहाँ क्लासेस शुरू होंगी उसके 5 साल के बाद MBBS होगी, फिर 2 साल के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तो इसमें समय लगता है। कोई 1 मिनट में कोई हम डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते। अब तक हमारे पास इतने डॉक्टर थे ही नहीं, इतना स्टाफ ही नहीं था, इतना हमारे पास हमारा पास स्टाफ नहीं था। स्टाफ भी बहुत हद तक जो पॉजिटिव हुआ है, लोग चले गए हैं, टेलीफोन बंद करके घर बैठ गए हैं। तो लॉकडाउन जब हम लगाया गया तो लोगों ने बड़ा उसका विरोध किया, कई बार कोरोना वॉरियर्स पे अटैक किया, कई बार पुलिस के साथ झगड़ा किया, मास्क नहीं लगाएंगे जी, कोई कहता है मास्क लगाना, पुलिस क्योंकि कह रही है मास्क लगाने के लिए, तो हमारा अपमान है साहब, हम तो पुलिस से सिपाही से लड़ेंगे। ये सारी चीज़ें रहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इस समस्या की जड़ हैं। अगर हम लोग सहयोग करें, 100% सहयोग करें। अभी इतनी भीड़ बाज़ारों में मिलती है, मैं कहता हूँ क्या आवश्यकता है भाई, आप घर में रहिए। आपको जब ज़रूरत है, जब आप घर से बाहर निकलें, बाहर मौत बरस रही है, आप बाहर घूम रहे हैं, आप स्कूटर पे घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें, इनको जो है लोगों को बताएं, प्रचारित करें। इससे हमारे स्टेट, हमारी शासन व्यवस्था को भी सहयोग मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से जितना प्रिसिशनली, जितना अच्छे तरीके से, जितना फाइन तरीके से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पेंडेमिक को हैंडल किया है, उससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। दोस्तों, ये कहना हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, क्योंकि इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी समस्याएं, लेकिन ये इसका जो परिमाण है वो बहुत हद तक इसको चेक किया गया है, बहुत हद तक चेक किया गया है, इसको बहुत हद तक इसको संकीर्ण किया गया है। वरना ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। अगर गलत हाथों में सरकारें होती तो पता नहीं क्या होता। अभी इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, मैंने अपने व्यक्तिगत लेवल से बहुत ज़बरदस्त काम करने का काम किया है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो मुख्यमंत्री राहत कोष में हमारे प्रत्येक माननीय प्रधान ने 1 लाख रुपया दिया था। 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया था इस पेंडेमिक से लड़ाई के लिए। एक विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में, ब्लॉक पहासो और ब्लॉक शिकारपुर के साथियों ने, और दोनों हमारे प्रमुखों ने। उसके बाद 1 वर्ष की विधायक निधि 3 करोड़ रुपया हमारी ले ली गई, वो भी इसी के लिए ली गई। अभी भी जो हमारी नई व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था हुई है, उसमें भी मैं मीटिंग करके सब लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है मेरी अपील को सभी साथी हमारे स्वीकार करेंगे। इस बार भी हम बहुत बड़ी संख्या में हम धन ग्राम सभाओं से इकट्ठा करके DM के यहाँ देने का हम प्रयास करेंगे। और अभी व्यक्तिगत कुछ समाज सेवी, कुछ मैं अपनी तरफ से इसमें प्रयास करके पासौ या शिकारपुर वाला जो हमारा PSC, इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगा करके, ताकि वहाँ कुछ बेड चलाए जा सकें। एक जो हमारा VVIT वाला जो हमारा कोविड हॉस्पिटल बना है, यहाँ सेंट्रल फंड से एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है। और अभी 7 MT के लगभग जो है ऑक्सीजन हमारे यहाँ बुलंदशहर में अभी पहुँची है पीछे, और वो संख्या बढ़ रही है पर डे। लेकिन 7 MT अगर पहुँचती है तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी PSC शिकारपुर में हम लोग कॉन्सेंट्रेटर्स लगा करके कुछ बेड चलाएंगे प्रधानों के सहयोग से। कुछ मैं इसमें व्यक्तिगत सहयोग कर रहा हूँ, कुछ समाज सेवी, एक नरेंद्र शर्मा जी हैं, एक नवीन बंसल जी हैं, वो सारे लोग मिल करके एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर यहाँ हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इसको शुरू भी कर देंगे। और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, सारे साथियों को जो हमारे बीमार हैं उनके साथ खड़े हैं। मैं घोषणा करता हूं, जो भी हमारा साथी इस ज़िले में, आप जितने मेरे मित्र यहाँ जुड़े हैं, उनसे मेरी अपील है वो इसको प्रचार करें। जो भी साथी हमारा बीमार होता है, उसको कहीं कोई दिक्कत है, वो मुझे टेलीफोन करे, मुझे व्हाट्सएप पे अब लिख करके भेजे, कहीं मेरे ट्विटर पे कहीं भी भेजे। ये मैं वायदा करता हूँ, ये कमिटमेंट करता हूँ। और ये स्टेट की एक मैं समझूंगा ये एक
इसके ऊपर जीत भी है कि उसको निश्चित रूप से ऑक्सीजन हो, दवाई हो, रेमडेसिविर हो, आईसीयू हो, वो उपलब्ध मैं कराऊंगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ और करा भी रहे हैं, पीछे से करा रहे हैं हम सारे लोग। ये मेरी आपसे अपील है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस पेंडेमिक से निश्चित रूप से जीतेगा। आज कोई और सब्जेक्ट ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हमारे लिए कुछ है, और व्यक्तिगत, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ, मेरे लिए आपके प्राण बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जीवन रक्षा बहुत ज़रूरी है, आपकी जान बहुत ज़रूरी है, आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। एक रोटी हम कम खा लेंगे, टूटी हुई सड़क पर हम चल लेंगे, हम और कोई समस्या है उसको हम झेल लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज मेरा जुड़ने का जो सबसे प्राइमरी इशू है, जो सबसे पहली बात है, वो आपके सामने इन बातों को रखना है, आपसे अपील करना है। और एक और मैं आप साथियों से मैं निवेदन करूंगा, सुबह उठ करके स्नान करके ईश्वर का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के, भगवान भोले शंकर के जो महामृत्युंजय का स्वरूप का आप जो है जप करें, पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दोस्तों, अभी हम लोग पंचायत के चुनाव से निकले हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया पंचायत का चुनाव होना चाहिए, और बड़ी प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में स्टेट ने पंचायत का ये चुनाव कराया, बहुत सफलता के साथ कराया। कहीं कोई कैसी ही घटना नहीं घटी। मैं इसके लिए पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनको आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ आप लोग जो मेरे साथी आज मेरे साथ जुड़े, उनमें से निश्चित रूप से आप लोग पंचायत का चुनाव लड़े होंगे, आपके मित्र साथी लड़े होंगे, आपने लड़ाया होगा। जो लोग चुनाव जीते हैं, बीडीसी मेंबर बने हैं, प्रधान बने हैं, वार्ड के मेंबर बने हैं, जिला पंचायत के मेंबर बने हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, हृदय से उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोग साथी हमारे ऐसे हैं, दे माइट हैव लॉस्ट विन, चुनाव उन्होंने हारा होगा, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कई चुनाव हारा हूँ, मैं भी 2012 में विधानसभा का चुनाव हारा, और इस देश का हर बड़ा राजनेता चुनाव हारा है। ये डेमोक्रेसी का एक रूप है, डेमोक्रेसी की एक अदा है। अगर कहीं आपने चुनाव हारा भी है तो निश्चित रूप से अगली बार आपको सफलता मिलेगी, और तेज़ी के साथ और उग्रता के साथ आप समाज में घुसें, समाज की सेवा करें। समाज की अगर आप सेवा करेंगे, सेवा के भाव लेकर के आप लोगों के पास में जाएंगे, तो आपको पुनः सफलता मिलेगी। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन की, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। उनको भी मैं बधाई देता हूँ जो चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप चुनाव लड़े हैं और चुनाव हारे भी हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी साथियों को, मित्रों को मैं बधाई देता हूँ। मैं भी अपने गांव में मैंने चुनाव लड़ा प्रधान का, मैं चुनाव में जीता, 6ठी बार मैं प्रधान हुआ। बीच में एक बार हम लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वी लॉस्ट द विन, लेकिन फिर दोबारा हम लोग प्रधान हुए हैं। और जब से मुझे होश है, हम लोग, अब मेरा पैतृक गांव सुरजावली है, वहाँ हम लोग प्रधान होते रहे, इस बार भी हुए हैं। वहाँ की जनता को, सभी साथियों के, मित्रों की शुभकामनाओं को, उनके शुभ चिंतन को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों, और आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटा सा विषय और आपके मध्य में रखना चाहता हूँ, हालांकि अभी वो प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे जुड़ा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपकी जानकारी में आना चाहिए। 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव भी प्रस्तावित है। उसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं है, 9 महीने का समय शेष है, और मुझे लगता है कि आने वाले 9 महीने में हम पूरी तरीके से इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस पेंडेमिक से बाहर हम नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं परिस्थितियों में कहीं ऐसा ना हो कि हमें विधानसभा का भी चुनाव लड़ना पड़े। देखिए, आपने 5 साल के लिए सरकार चुनी, जनप्रतिनिधि चुने, लेकिन कोरोना की वजह से 1 वर्ष पूर्व में
हम लॉक हो गए, घरों में बंद हो गए, घर से बाहर नहीं निकल सके। राज्य सरकार का जो भी राजस्व मिलता है, जो भी पैसा धन राज्य सरकार के खजाने में जाता है, वो नहीं मिल सका और पैसा स्टेट को खर्च करना पड़ा बहुत सारे मदों में। 1 वर्ष बीता, अब फिर दोबारा वही परिस्थितियां हमारे सामने हैं। लगभग इन 5 वर्षों में हम 2 वर्ष हम काम नहीं कर सके, हम घरों से नहीं निकल सके। राज्य सरकार के पास, स्टेट के पास फंड्स की कमी हो गई, उसकी आय सारी रुक गई। उसकी क्या रुकी, सारे हर व्यक्ति की रुक गई। अगर हम परिवार को एक यूनिट माने, कुछ लोगों को भाई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारे कामकाज बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सारी चीज़ें रहीं, तो इससे बहुत बड़ा एक नुकसान है। 5 साल का काम हम लोगों ने 3 वर्षों में करने का काम किया है। मैं आपकी जानकारी में ध्यान में लाना चाहता हूँ, अभी जब ये दूसरी वेव शुरू हुई थी, उससे पहले 3 महीने में लगभग 100 गाँव में जा कर के मैंने जो विकास कार्य कराए थे उनका लोकार्पण करने का काम किया और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े धन से, पूज्य महाराज जी की कृपा से और लोक निर्माण मंत्री डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश श्री केशव जी के सहयोग से, उनकी कृपा से बहुत सारे बड़े काम, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शिकारपुर में हम लोगों ने स्वीकृत कराया। बहासऊ से शिकारपुर वाला जो हमारा मार्ग है, जहाँ सावतगढ़ शुगर फैक्ट्री पर सारे हमारे किसान भाई गन्ना लेकर के जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग, उसको चौड़ा करके, उसको चौड़ा उसको 2 लेन हाईवे बनाने का काम किया। 29 करोड़ रुपए की लागत से इसमें काम शुरू हो गया, जिसका हम लोगों ने शिलान्यास भी किया। उसके बाद शिकारपुर से जहांगीराबाद वाला जो हमारा रोड है, इसके लिए हम लोगों ने 23 करोड़ रुपए की लागत से इसको चौड़ा करके बनाने का काम किया। इसमें 3 किलोमीटर सीमेंटेड रोड है। चांदो गांव में पूरा सीसी है। लगभग इसमें दोनों तरफ जहां भी गांव है वहां नाली है, बीच में सीसी है। बहुत बड़ा ये हुआ है। उसके बाद शहीद भगत सिंह चौक 19 लाख रुपए की लागत से सैंक्शन हुआ है। एक हमारा बस अड्डा, बस स्टैंड, जो बहुत बड़ी मांग पूरे क्षेत्र की थी, वो कैबिनेट में चला गया। सैंक्शन होने की स्टेज में, अगर जरा भी राहत मिलेगी कोरोना से तो निश्चित रूप से उसका भी काम शिलान्यास शुरू हो जाएगा। एक हमारा मौनी बाबा धाम जो धार्मिक प्लेस है, उसके लिए 50 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। आपका डूडा से 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। बहुत सारी चीज़ें, पुल हमारा उड़तला वाला वो प्रारंभ हो गया, उसका जो रैंप था वो उसका शिलान्यास हो गया। एक परशुराम चौक जो हमारे, जब हम शिकारपुर में घुसते हैं, उसका 20 लाख रुपए की लागत से वो सैंक्शन है। मुझे पूरा विश्वास है जरा भी राहत मिलेगी तो ये सारे काम पूरी गति के साथ हमारे शुरू हो जाएंगे। अभी लगभग 73 मैंने जो आइडेंटिफाई किया, 73 हमारे ऐसे गांव हैं जिनको अभी विकास के लिए मैं छू नहीं सका हूँ। उसका कारण आप जानते हैं कि 2 वर्ष हमारे व्यर्थ चले गए, 1 वर्ष की हमारी विधायक निधि चली गई, लेकिन फिर भी मैंने ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर के प्रत्येक गांव में मैं एक शिलापट मेरा जरूर लगे। मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए का काम हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने, अन्य विभागों को अगर हम जोड़ते हैं, 2-2 करोड़ रुपए के काम कराएं। लिंकिंग हम लोगों ने कराई है। 1 करोड़ रुपए के अंदर हम लोगों ने काम कराए। एक वृहद, एक समग्र विकास शिकारपुर में करने का हम लोगों ने काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है अभी 30 गांव हमारे, मैंने पूज्य महाराज जी से सैंक्शन कराया त्वरित योजना के तहत। उनकी सैंक्शनिंग प्रोसीजर में है। एक काम सैंक्शन हुआ है कमोना में, मेन रोड से और मंदिर तक, मस्जिद वाली जो मेन गली है, उसके लिए 24 लाख रुपए त्वरित से सैंक्शन हुआ है। इसका निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। बाकी मेरी विधायक निधि से लगभग 30 गाँव में छूने वाला हूँ। अभी मैंने एक अन्य जगह से, मैंने ब्लॉक से निकाल करके 80 लाख रुपए से मैंने 7 गांव के अंदर जो मेरी घोषणाएं थीं वो मैंने पूरी कराई है। चौंडेरा में हम लोगों ने काम किया है, लगभग 20 लाख रुपए का हम लोगों ने काम, वहाँ जो माता मंदिर के बराबर है, वो अभी शुरू किया। हालांकि उससे पहले काली सड़क अंदर से वो काफ़ी काम कराया, लेकिन ये काम हम लोगों ने शुरू किया है। हमने भटपुरा में शुरू किया, बेकुपुर रामनगर में मैंने घोषणा की थी, लतपुरा में मैंने घोषणा की थी, समसपुर में मैंने घोषणा की थी। तो इन सारे गाँव में हम लोगों ने ब्लॉक से 9 गाँव में मैंने कराने का काम किया है।
30 गांवों में मैं विधायक निधि से कराने वाला हूँ, त्वरित से कराने वाला हूँ, और बाकी 30 गांवों में मैं विधायक निधि से कराने वाला हूँ। अगर सब चीज़ें ठीक रही, ये स्थिति नहीं बिगड़ी, मुझे अपनी विधायक निधि दोबारा कोरोना को अगर नहीं देनी पड़ी और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा रहा और त्वरित योजना अगर आई, तो मैं जब चुनाव में अगली बार आने वाला हूँ तो ऐसा एक गांव नहीं बचेगा जहां मेरी विधायक निधि से कम 10 लाख रुपए का काम ना हुआ हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के हम लोगों ने काम किए हैं। डोमला में हमने दूसरी कनेक्टिंग रोड बनाई है, अंदर 23 लाख रुपए की हमने सीसी बनाई है। सैदगढ़ी में हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए से हमने उसके अंदर बड़ी सीमेंटेड रोड है, वो मंडी से हमने कराई है। मुरली नगला, रामपुरा, सारे लगभग रहमापुर, और आपका जो है इसकी अजनारे की नगलिया, ये सब हमने कराया। एक मैंने जब पहले मैं विधायक था 2002 वाले टर्म में, छतारी से खुर्जा तक केपीसी मार्ग का निर्माण कराया था 84 करोड़ रुपए की लागत से। अभी वो सारा टूट गया, हमारा छतारी से पासों तक टूट गया। उसका पुनर्निर्माण 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुआ है। शिकारपुर से अनूपशहर वाला रोड हमारा बना है, शिकारपुर से अहमदगढ़ से पहासू वाला रोड हमारा बना है, दानपुर वाले रोड में 55 लाख रुपए लगा है। ये सारे काम उन प्रतिकूल परिस्थितियों में हुए हैं दोस्तों, जबकि पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। मेरी व्यक्तिगत अपील, मेरे व्यक्तिगत आह्वान सारे माननीय मंत्रियों ने स्वीकार किए, ये काम दिया। ऑनरेबल सीएम ने मेरी बात को रखा, ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने मेरी बात को रखा, तो लगभग इतने बड़े परिमाण में, इतने बड़े एम्पलीट्यूड में हम लोग शिकारपुर को विकास दे पाए हैं। ये निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी की कृपा है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे काम अभी सलेमपुर से आंचरू वाला जो मार्ग है वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से उसका पुनर्निर्माण होगा। बहुत सारे काम हैं, मतलब भटपुरा के लिंक सारे, अब मैं बताना शुरू करूँगा तो बहुत समय उसमें लग जाएगा। मैंने जो आपको बताया लगभग नटशेल में बताया। ये जो काम है ये सैंक्शन है, इसे मुझे पूरा विश्वास है ये हम शुरू कर पाएंगे। पहले मेरा ये था कि इन कामों की जब हम शिलान्यास करेंगे तो एक कार्यक्रम करके सभी मित्रों से इस बहाने मिलना जुलना हो जाता है, सहभोज हो जाता है, सबके साथ खाना हो जाता है। ये मेरे लिए मुझे बड़ा आनंद देने वाला एक कार्यक्रम होते हैं। तो हम लोग लेकिन अभी लग रहा है कोरोना के कारण से अभी कोई बड़ी मीटिंग संभव नहीं हो पाएगी। कुल अगर हम मिलाते हैं तो शिकारपुर के अंदर 500 करोड़ रुपए के काम हमने ओवरऑल शिकारपुर में कराएं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ा आत्मसंतुष्टि का विषय है। पूज्य महाराज जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। शिकारपुर खुर्जा मार्ग 17 करोड़ रुपए की लागत से सैंक्शन हुआ है। अभी हमारी जो शुगर फैक्ट्री है, द किसान सहकारी चीनी मिल, इसमें बड़ा दिक्कत है, इससे बड़ी परेशानी है, ये जर्जर हो चुकी है। मेरी कई बार माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जरा भी राहत मिली और इस बीमारी से निकलने के लिए हमें जरा भी सांस मिला तो निश्चित रूप से इसका विस्तारीकरण मैं सैंक्शन कराऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर ये होता है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो भी गन्ना कृषक है, मैं खुद भी गन्ना का किसान हूँ, मैं लगभग 2500-3000 कुंटल गन्ना सप्लाई करता हूँ सावतगढ़ को, और द किसान सहकारी चीनी मिल जंगीराबाद को भी मैंने बहुत गन्ना सप्लाई किया है। मैं खुद ही अपने ट्रैक्टर चला करके ट्रॉली में भर के गन्ना ले जाता था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस फैक्ट्री का भी विस्तारीकरण करा पाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होगा, यहाँ के किसान के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ एक मैंने शुरुआत की थी कि हर गांव में जाकर के एक मीटिंग रख के लोकार्पण अपने कामों का किया, वो अभी संभव नहीं है। मेरी आपसे सभी से करबद्ध विनती है, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथी जुड़े हैं, हर गांव में मैं चाहता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें और मैं भी आपसे बात करता रहूं
इसके लिए एक अभियान चला करके हर हमारे भाई के युवा के हाथ में एक कोई स्मार्टफोन होता है, उसमें जूम ऐप डाउनलोड करा करके मैं स्वयं भेजूँगा और वर्चुअली मैं आपसे बात करता रहूँ। ऐसा मेरा प्रयास है। आने वाले 1 महीने में लगभग 20 गाँव में मैं वर्चुअली जोड़ने का प्रयास करूँगा और उसके बाद फिर इसको तेज़ी से चला करके पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मैं वर्चुअली आपसे जुड़ जाऊं। ऐसा मैं एक अभिनव प्रयोग मैं कर रहा हूं और आपसे जुड़े रहने में मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। अभी मेरे टेलीफोन से, दूरभाष से आपकी कोई निजी समस्या है, कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई आपका काम है, आप टेलीफोन से मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल आप मुझे कर सकते हैं। अभी क्योंकि मिलने से, जुलने से, बैठने से, जैसे शिकारपुर में बैठ करके हम लोग काम करते थे, 200, 300, 400 लोग एकत्रित होते थे, ये एक लाइफ थ्रेट है, लाइफ रिस्क है, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। तो अभी मैंने इसको करना प्रारंभ नहीं करा है, तो हम टेलीफोन से हम ये सारे काम हम निपटा सकते हैं। और बाकी तो मेरा आपसे अपील यही है कि आप घर पर ही रहें, परिवार के साथ रहें और ये सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा ये इलाज है इस बीमारी में, इस पेंडेमिक में, इस आपदा में। अभी पीछे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी कमी रही, ऑक्सीजन की कमी रही, वेंटिलेटर्स की कमी रही, उसके लिए शासन में हम लोगों ने बात की, मैंने बात की, पर्सनली बात की। अब कोई रेमडेसिविर की कमी नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको रेमडेसिविर मिलता है। ऑक्सीजन पहले घर पे जो आइसोलेट थे या कोरोना के अलावा जो अन्य हॉस्पिटल में जिनको आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, वहाँ नहीं मिल रही थी, अब सब जगह ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। इसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने इसको किया और ऑन द होल सरकार ने जो किया है, सरकार ने जो इस बीमारी से लड़ने के लिए किया है वो भूला नहीं जा सकता। कुछ लोग मीडिया पर आकर के, टेलीफोन पर आकर हा 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 करते हैं, अरे आप कुछ करके तो दिखाओ। एक कोई फिल्म एक्टर 4 कंसंट्रेटर दे देता है, उसको आप बहुत बड़ा मसीहा बताते हैं। और आज हजारों टन ऑक्सीजन मोदी जी के आह्वान पर हवाई जहाज में लदी चली आ रही है। आज DRDO ने एक ऐसी दवा बनाने का काम किया है जो कोरोना में दवा है, जो एक बहुत ही आप समझिए अभिनव प्रयोग है। मतलब आप एक तरीके से अमृत जैसी औषधि का निर्माण किया है। इसके लिए कोई नहीं कहता। अडानी ने, अंबानी ने बाहर से ऑक्सीजन मंगा कर, क्रायोजेनिक टैंकर्स बना करके, इतने बड़े परिमाण में, आप इंटरनेट पर देखेंगे कितने बड़े एम्पलीट्यूड में इन लोगों ने ऑक्सीजन मंगाई है। इसको कोई कहने को तैयार नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमें रोटी देता है, अन्न उगाता है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी, क्योंकि खाद जो हम लगाते हैं वो इंडस्ट्री में बनता है, ट्रैक्टर जो हम चलाते हैं वो इंडस्ट्री में बनता है, हम जो पेस्टिसाइड लगाते हैं वो इंडस्ट्री में बनता है। बिना इंडस्ट्री के भी देश नहीं चल सकता, बिना रोटी के भी हम जीवित नहीं रह सकते, तो बिना इंडस्ट्री के भी देश नहीं चल सकता। हम एक को बिल्कुल विलन के रूप में हम समझें, उसको हम चोर बताते रहें, तो ये भी उचित नहीं है। आज इस पेंडेमिक में जिस तरीके से देश के उद्योगपतियों ने काम किया है, टाटा ने काम किया है, महिंद्रा ने काम किया है, अडानी ने काम किया है, अंबानी ने काम किया है, उनके काम को भी सराहना नहीं करना ये ठीक नहीं है। उन्होंने जो किया उसको भी वी मस्ट रियलाइज, हम लोगों को नोटिस करना चाहिए। और एक दो आप समझिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने वाले कुछ लोगों को, वो पेड जो है उनको मसीहा बताया जाता है। पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, अभी ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। कितना हम रात के 2 बजे तक हम जग कर के सेवा करते हैं। हमेशा मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आपके प्राणों की रक्षा के लिए, इस बीमारी में आपके लिए। हमेशा जब आप मुझे याद करेंगे मैं आपके लिए खड़ा हुआ मिलूँगा। और ये आपके लिए, आपकी सेवा करके, आपका कोई छोटा मोटा काम करके मुझे आत्मसंतुष्टि होती है
आपने अपना वोट दे करके मुझे जीवन भर इतना सम्मान दिया है, मुझे 3-3 बार आपने विधायक बनाया, प्रधान बनाया, मेंबर बनाया, क्या नहीं बनाया। अगर कहीं भी मैं आपके काम आता हूँ तो मुझे बहुत ही संतुष्टि का भाव होता है कि उस एहसान के बदले कुछ तो मैं आपके लिए कर पाया। इसी के साथ मैं पुनः प्रभु से विनती करते हुए, प्रभु से मैं प्रार्थना करते हुए, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। मैंने जो आपसे अपील की है, आप घर में रहें दोस्त, किसी भी कीमत में घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइज़र लेकर के निकलें, अपने सारे जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ निकलें। अभी डिस्टेंसिंग में भी थोड़ा अलग प्रोटोकॉल बदला है, दूरी बना करके रखें। इसी के साथ मैं हमेशा आपके लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। समाज के काम करने के अलावा मेरा दूसरा कोई मेरा मिशन नहीं, मेरा अपना काम नहीं, मैं अपना काम नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे किसी एक साथी को, मेरे किसी एक मित्र को, मेरे किसी एक समर्थक को कोई रिलीफ मिले, उसको आत्मसंतुष्टि मिले, वही मेरा काम है। इसी के साथ पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, इतने सारे संख्या में मेरे साथी मित्र जुड़े हैं, आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी